मंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहली तस्वीरें और फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट बैठक के फैसले को लेकर यहाँ पर प्रेस आप भी कैमरामैन साथी। आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक एवं मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई थी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में। उसका जो प्रेस ब्रीफिंग है उसके लिए आज हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रेमचंद बैरवा जी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी और हमारे सलाहकार हीरेन जोशी जी उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले एक बार प्रेमचंद बैरवा जी से निवेदन करूंगा कि आज अपना विषय रखें। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सेवा नियमों में अनुमोदन, विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ देने एवं रिक्त पद भरने के लिए सेवा नियमों में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन। प्रदूषित जल से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 लागू की गई थी। तब से अब तक अपशिष्ट जल प्रबंधन क्षेत्र में तकनीकी बदलाव एवं नवाचारों को ध्यान में रखते हुए पुराने सीवरेज नेटवर्क के कारण सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इस नीति में संशोधन की महसूस किया गया। राज्य सरकार की मंशा है कि वर्षा के अलावा कोई भी पानी नाली अथवा सड़कों पर नहीं बहे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधन प्रारूप रुड़सिको द्वारा गठित समिति ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसके प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवरेज संशोधन उपरांत प्राप्त जल, खाद, गैस आदि के पुनः उपयोग से पर्यावरण संरक्षण तथा जल स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संशोधन नीति तैयार की गई है। इसके तहत उपचारित जल का कृषि, औद्योगिक, नगरीय एवं प्रयोजनों में पुनः उपयोग, इसका उपयोग करते हुए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की प्राप्ति तथा दीर्घकालीन संचालन संधारण पर विशेष बल दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अपशिष्ट जल से जुड़े प्रावधानों में भी इसको शामिल करने के लिए किया गया। सीवरेज क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में अपनाए गए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HAM के स्थान पर नमामि गंगे परियोजना के अनुरूप संशोधन HAM मॉडल को संशोधित नीति में अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40% कार्य समाप्ति एवं शेष 60% राशि संचालन संधारण OMD समयावधि में समाहित किस्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। संशोधन नीति में अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्रों की डिजाइन उपचारित जल के पुनः उपयोग के पैरामीटरों के आधार पर किए जाने वाले प्रावधानों भी किए गए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को शोधित जल के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु दरों में रियायती देने का अधिकार भी किया जाएगा। ये संशोधन नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। इसी तरह से
हमारे शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में भी प्रदेश में वर्तमान में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेज के अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित है। इनमें सेज का गठन गत सरकार के समय 2020 में इनका गठन किया गया था। राजसेज के अंतर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद है, जिसमें से 5,299 शैक्षिक तथा 5,295 अशैक्षिक पद ये सभी वर्तमान में रिक्त है तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल के द्वारा ही कराया जा रहा है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेज के अंतर्गत संचालित 374 महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सुविधा पदों पर भर्ती के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुसार ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें जो वो नेट और स्लेट या वो पीएचडी हो तो नेट स्लेट की जरूरत नहीं है उसको। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष का होगा और बैठक के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में पैटर्न तैयार करने एवं भर्ती एजेंसी निर्धारित तथा राजसेज हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी मंथन किया गया है। प्रदेश के सभी राजसेज महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या, विद्यार्थियों के नामांकन और राजसेज महाविद्यालयों के भवनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में नियमित रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के बैठक में विचार विमर्श किया गया है। नियमित शैक्षिक पदों में सहायक आचार्य 1604 पदों पर अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है और 1250 पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 576 सहायक आचार्यों के अन्य पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही 1716 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर नियुक्तियां दी जा रही है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, पीटीआई, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद शामिल है। तो जिस तरह से हमारे को कठिनाई आ रही थी कि हम हमारे रेगुलर कॉलेजों में जितने भी हमारे प्राचार्य है, सहायक प्राचार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको हम उन राजसेज की कॉलेजों में हम नियुक्त नहीं कर सकते थे और उनको हम उन कॉलेजों में हम राजसेज के माध्यम से, विद्या संबल के माध्यम से लेते थे। अभी मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया है कि इनके लिए, इनको सुविधा के माध्यम से 5 साल के लिए हम नियुक्ति दें और भविष्य में उन नियमों को देखते हुए उनको नियमित भी किया जा सकेगा। मैं आगे सम्मान्य हमारे जोगाराम पटेल जी से निवेदन करूंगा कि आगे आप ये उठे कि नहीं, आप मैं इधर हो जाऊंगा। मित्रों नमस्कार। हमारे 56 इंच के चौड़े वाले उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी बैरवा साहब ने आपसे वार्ता की। 56 इंच कैसे का? बाकी सब हमारे समझदार है, वो सब इशारे से समझने वाले सब। मेरा आपसे अनुरोध है, ये तो धर्म ततो जय। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर नागरिक को अपने इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करने, मानने, पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कृत्य से किसी अन्य धर्मावली अनुयायी
को ठेस नहीं पहुंचे तो उसमें आपकी व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य अधीन रहते हुए धार्मिक समुदाय उसके अनुभाग के रोक करने का भी आर्टिकल 26 में प्रावधान है। आर्टिकल 25 में आपका अधिकार है, आप किसी धर्म को माने, अनुयायी को माने, पूजा पद्धति को माने, उसमें किसी को एतराज नहीं, लेकिन आप ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरे धर्मावली को कोई ठेस पहुंचती है, आहत होता है, समुदाय को होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 में रोकने का भी अधिकार। आजकल देखने में आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतर के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया है। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारोपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। अगर यही अपराध कोई नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC/ST जाति की स्थिति में अगर होता है तो न्यूनतम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम 20 वर्ष और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना। और यही कृत्य अगर कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाता है समूह के रूप में, तो न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना की सजा हो सकती है। इसमें विशेष जो देखने का है कि ये जो ऊपर मैंने 10 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, ये जो सजा के प्रावधान बताए, अगर धर्म परिवर्तन की कोई विदेशी संस्था अवैध संस्थान से धन प्राप्त करता है, फॉरेन से कोई एड लाता है, ऐसे कोई काम करता है और उससे ये अपराध करता है धर्म परिवर्तन का, तो न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की सजा और ऐसे विदेशी संस्थान हो, अवैध रूप से भारत में आए हो, 20 लाख तक का जुर्माना। और यही बात अगर भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला, अवैध व्यापार, व्यक्ति को बहला फुसलाकर अथवा बेचकर अगर ये अपराध करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है और इसमें न्यूनतम आर्थिक दंड 50 लाख तक का। और यही अपराध ऊपर बताए जैसे संस्था द्वारा अगर किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, सरकार को कोई ग्रांट मिलती है तो बंद होगी, उसकी रिकवरी होगी और संस्था के पदाधिकारियों को वो जो ऊपर मैंने बताया 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष वो सजा
के प्रावधान होंगे। अगर ये कार्रवाई किसी परिसर में, किसी मकान में वगैरह वगैरह होती है, जिसको हम प्रीमिजेज बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, तो वो संपत्ति जब्त हो जाएगी और उस संपत्ति का उसका मालिकाना हक और पोजीशन उससे वंचित हो जाएगा। और ये संपत्ति सरकार के अधीन होने के सरकार गिरा भी सकती है, अन्यथा उपयोग भी कर सकती है। इस मामले में तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके संज्ञान में नहीं कि इसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जो ये कहता है कि मैंने ये कृत्य नहीं किया है, मैंने ये अपराध नहीं किया है। और ऐसा धर्मांतरण में कोई विवाह बता देता है तो वो विवाह प्रारंभ से ही एब इनिशियो वॉइड बोलते हैं अंग्रेजी में, एब इनिशियो वॉइड, प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। ये अजमानती अपराध होगा, कॉग्निजेबल होगा और इसकी ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा सुनी जाएगी, मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं रहेगी, सेशन ट्रायल रहेगी। और इसमें बेल अगर कोई आदमी लगाता है, जमानत की अर्जी लगाता है, तो सरकार के लोक बेजक को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत न्यायालय, माननीय न्यायालय बिल लेने या नहीं लेने पर विचार कर सकती है। लेना या नहीं लेना न्यायालय के, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग सरकार के वकील को देनी आवश्यक है। अगर धर्म परिवर्तन करने का कोई व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही बंद हो जाए, उसकी एक प्रक्रिया है। अगर वो प्रक्रिया अपना करके धर्म परिवर्तन करता है तो वो अपराध नहीं है। उसके लिए जिस जिले में वो रहता है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर को 90 दिन की पूर्व सूचना देगा। जिला कलेक्टर इसकी जांच करेगा और जांच में संतुष्ट होने पर कि स्वेच्छा से, अपनी पूरी पारदर्शिता से वो धर्म परिवर्तन कर रहा है तो वो उसको अलाउ करेगा। और इसका उल्लंघन करता है तो वही सजा जो 5 में बताई है, वही सजा उसको पुनः मिलेगी। धर्म परिवर्तन समारोह की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पूर्व देनी होगी। अगर कोई मान लो ऐसा बड़ा आयोजन आप करते हैं, संस्था करती है, कोई मशीनरी करती है, तो 2 माह पहले आपको जिला कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी कि अमुक ए ने भी धर्म परिवर्तन किया है। और ये सूचना आम पब्लिक के लिए होगी ताकि सबको ध्यान रहे। ये मोटे मोटे प्रावधान इस विधेयक में बनाए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और किसी तरह का कोई विवाद, असमंजस की स्थिति नहीं रहे। इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो हमारे 3600 पे ग्रेड के नीचे का जितने भी हमारे मैट्रिक्स लेवल 10 के कर्मचारियों का भर्ती करता है, लेकिन इनके नियम बने हुए नहीं थे आज दिन तक, उनके खुद के कर्मचारियों के। आज मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें इनके सेवा नियम राजस्थान स्टाफ रिलेक्शन बोर्ड गजेटेड ऑफिसर का, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ और सबऑर्डिनेट सर्विस का, दोनों के नियम बनाने की अनुमति दी है और विभाग को अधिकृत किया है वो शीघ्र नियम बनाकर पेश करे ताकि इनके खुद के नियम इनके कर्मचारियों के भर्ती के संबंध में लागू हो जावे। और एक महत्वपूर्ण कर्मचारियों के हित में और आज मंत्रिमंडल ने मंत्रिपरिषद निर्णय लिया है आदरणीय अध्यक्ष जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। और इसमें राजस्थान सिविल सेवा नियम 217 की 2nd शेड्यूल में मंत्रिमंडल ने जो अमेंडमेंट किए वो मैं आपको दिखा चाहता हूं, जो कर्मचारियों के हित में है। उसमें पहला है कि जो सांख्यिकी सहायक पद पर है उसको प्रमोशन का एक और अपॉर्चुनिटी पे लेवल आर्थिक और सांख्यिक विभाग में अधिकारी के रूप में किया जाएगा, उसका सांख्यिक अधिकारी पद नाम से पुकारा जाएगा। एक हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद लेवल 1 है वो 1 सितंबर 2024 से इसको अमेंडेड होकर के पे लेवल L2 निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप पद में पदोन्नति जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, लेबोरेटरी बॉय पे लेवल संशोधित हो गया है और इससे हमारे इन अधिकारियों कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा।
एक हमारे जो जेल के अधिकारी हैं, जेल प्रहरी है, उनका भी वरिष्ठ प्रहरी का नाम एक नया पद सृजित किया गया है और ये 2019 में विलोपित हो गया था, इसको वापस सृजन किया गया है। एक राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम 1986 है, इसमें शेड्यूल जो दी हुई है उसमें कुछ संशोधन करके उसमें कर्मचारियों के साथ जोड़ा गया है। साथ ही हमारे जो निदेशक है इस सेवा के, ये राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम 1996 में, उसमें 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे, इनका प्रमोशन होगा 100%। और इसके बावजूद सीधी भर्ती में जो इनकी योग्यताएं हैं वो अंकित की जाएगी और उसमें भी तद अनुसार प्रविष्टियां की जाएगी। इसके साथ ही हमारा भूजल विभाग है, भू भौतिक विभाग है, रसायन विभाग है, इनके अंदर भी जो हमारे पद है उनमें वरिष्ठ भूभौतिकी और वरिष्ठ सजाइन के नवीनतम पद स्वीकृत किए गए और इसी तरह से सेवा नियमों में ये सब संशोधन होंगे। ये मोटे मोटे रूप में आज हमारे मंत्रिमंडलीय निर्णय हुए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के बीच जो भी सेवा नियमों में कई त्रुटि है, कई विस्मय है, परिवर्तन करना है, वो सब किया गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस संबंध में संशोधन किया है। अब मैं मेरे साथी आदरणीय सुमित जी गोदारा से अनुरोध करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें। नमस्कार सभी साथियों। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में अपना राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा और सौर ऊर्जा का तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें उनको मुफ्त 150 यूनिट तक बिजली दी जाएगी, जिसमें रूफटॉप सोलर वाले और जो ऐसे जिनके रूफटॉप नहीं है उनको भी सामुदायिक यूज से सोलर ऊर्जा का उपयोग हो पाएगा। इसमें आज जो हमारे कैबिनेट की बैठक है उसमें पीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को मंजूरी दी है। इसे जल्दी लागू किया जाएगा और इसमें 2 मॉडल लाए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिसमें मॉडल 1 है जिसमें 27 लाख बिजली उपभोक्ता, घरेलू बिजली उपभोक्ता वो हैं जो 150 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं। तो उनके लिए 50 लाख रुपए की जो सब्सिडी के तहत जिसमें जो लागत आती है 1.1 किलोवाट का निःशुल्क सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसमें 33 लाख केंद्र के मद से 17,000 राजस्थान सरकार की मद से होगा, जिससे 150 यूनिट तक का उसके पूरी बिजली का निःशुल्क बिल होगा। इससे लगभग 3000 मेगावाट एम का उत्पादन अधिक होगा और जिससे हम कहेंगे कार्बन फ्री प्रदूषण मुक्त अपने को बिजली का उत्पादन होगा। दूसरा मॉडल 2 है जिसमें 150 यूनिट से कम बिजली का जो उपयोग करते हैं वो उपभोक्ता, जिसमें लगभग 77 लाख हैं, जिसमें 11 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका रूफटॉप है, जिनके खुद की छत है। ऐसों के लिए सरकार एक किसी संवेदक को देकर, वेंडर को देकर उस सारे के सारों पे निःशुल्क वहां पर लगाए जाएंगे उनके 11 लाख घरों पर, ताकि उनका बिजली का उत्पादन हो सके। और बाकी जो लगभग 66 लाख के आसपास है जहाँ रूफटॉप उपलब्ध नहीं है, वहाँ सामुदायिक सोलर लगाए जाएंगे ताकि उनको भी 150 यूनिट निःशुल्क बिजली मिल सके। और इसमें साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना को और प्रोत्साहन करने के लिए, जैसे हमने कहा कि राजस्थान अग्रणी क्षेत्र में, तो जो 10 लाख पहले उपभोक्ता जो इनका इस योजना में मॉडल 1 में 5 लाख, मॉडल 2 यानी 150 से कम 5 लाख, 150 यूनिट से ऊपर 5 लाख जो पहले इस योजना का लाभ लगाएंगे उनको सीधे खाते में 1100 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। और ऐसी इस योजना के साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में जो बजट में पहले 1 लाख स्ट्रीट लाइट्स की घोषणा की गई थी, वो जिस तरह हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में अच्छा कार्य करे, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश लिया कैबिनेट में कि 1 लाख की जगह हम दिवाली तक अगले 3 महीने के अंदर 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, जिससे कि राजस्थान में दिवाली का भी लोग यहाँ के हमारे जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे और बड़े सब में जो लाइटें खराब भी हैं वो भी होगी और नई लाइटें भी लगी। क्योंकि पहले
लगभग 232 के आसपास 282 नगर निकाय तक 312 के आसपास नगर निकाय तो नयों में भी लगे, और साथ में जहाँ लाइटें खराब है वहां भी दुरुस्त हो। 160 करोड़ रुपए अतिरिक्त हुए इसमें होगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस विषय से संबंधित कोई अगर प्रश्न हो तो बताएं। एक बार ये बिल बाद में ले लेंगे, पहले इस विषय के संबंध में कोई। संबल की तरह नहीं, ये पहले हम हर सेमेस्टर वाइज लेते थे, अब हम ले रहे 5 साल के लिए परमानेंट, उनको 5 साल के लिए, और अगर वो पूरी अर्हताएं प्राप्त करता है तो उसको नियमित भी किया जा सकता है। पूरे आरपीएससी के नियमों के तहत इसमें नियम बनाए गए हैं, और उन नियमों के तहत अगर वो काम करता है 5 साल तो उसको नियमित भी किया जा सकता है। हाँ, ये नहीं, इसमें आरपीएससी के चलेंगे, यूजीसी की तो गाइडलाइन है, और आरपीएससी की भर्ती के लिए क्या ऑफिस भैया ऑफिस पहुंचना। उसको लेकर क्या विश्व हिंदू परिषद की ओर से या अन्य संगठनों की ओर से दबाव था, क्योंकि पिछले दिनों आनंद कुमार जी और अन्य मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री से आमजन सब मिलते हैं, मिलने का अधिकार है, दबाव किसी का नहीं है, सुझाव सबके हैं, और सरकार सभी विषयों पर गंभीरता से विचार कर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर उसके आधार पर ये बिल में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया है। जोगराम जी, ये जो आपने सजाओं के प्रावधान की बात की, 20 साल आजीवन, 10 साल, 7 साल, इसको लेकर कोई डेटा है कि सरकार के पास कि कितने ऐसे मामले आए हैं अभी तक, अगर आए हैं तो, कि जिसमें फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन या फिर धर्म परिवर्तन किया गया हो? किस बेसिस पे आपने ये अमेंडमेंट आप लाना चाह रहे हैं? आपका प्रश्न बहुत ही सुसंगत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। चूंकि ये कानून पहली बार आ रहा है, इस कानून के अंतर्गत डेटा नहीं है, लेकिन वो लाना चाह रहे हैं। जवाब पूरा दूं, मेरा सुन ले, फिर आपको बचे तो और पूछ लेना। इसीलिए इस कानून के तहत डेटा नहीं है, लेकिन जो आईपीसी का ऑफेंस है या अन्य कानूनों के, वो अलग अलग है। हमारा ये मानना है कि ये जो सजा का प्रावधान किया है, हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में ऐसे ही कानून बने हुए हैं, उन सब की स्टडी करके हमने समग्र सबके संतुलित कानून कैसे हो सकता है उसको आधार रखा के सजा के प्रावधान किए। मतलब डेटा नहीं है और राज्यों के देख के आपने ये लेकर आ रहे हैं? और राज्यों